नमस्कार, जोहार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। मैं योगेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जो सेशन है आपका ट्रेंडिंग न्यूज एंड एनालिसिस का सेशन। दोस्तों, इस ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के सेशन में उन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जो अभी घट रहे हैं या अभी चल रहे हैं और जो आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है और इसे जानना भी जरूरी है। G7 की बैठक होने वाली है और G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गेस्ट के रूप में निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है, निमंत्रित नहीं आमंत्रित किया गया है। और इस आमंत्रण पर अभी मोदी जी गए हुए हैं। कहाँ? तो जापान। तो कह सकते हैं पीएम मोदी का जलवा बरकरार है वर्ल्ड में। भारत में बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं और अभी तो चूंकि 2000 का नोट बंद कर दिए हैं तो ऐसे में बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें होंगी, सुनने के लिए तैयार रहें। लेकिन विश्व पटल पर अगर बात करें हम, तो अभी सर्वमान्य नेता के रूप में माने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और हमें गर्व है इस बात की कि आज विश्व परिदृश्य में हमारे प्रधानमंत्री की चलती सबसे ज्यादा खुशी है कि हमें ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं। जिनको दुख हो उनसे हमें क्या है। ये चूंकि जो G7 देश है, इस G7 देश का यह 49वां बैठक माना जा रहा है, 49वां बैठक है भी। और यह कहाँ हो रहा है? तो जापान में। दोस्तों, इस जापान के इस न्यूज को हम लोग इसलिए भी जोरी से देख रहे हैं क्योंकि आने वाले दिन भारत के लिए क्या लेके आएगा, ये चीज समझने में यहां से मदद मिलेगी। तो सबसे पहले न्यूज को देख लेते हैं। एक आध न्यूज जो अखबारों में आई हुई है उसे पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यूज के बाद क्या है। प्राइम मिनिस्टर heads for G7 to meet 12 world's leaders। 12 देशों के साथ या 12 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मोदी जी की मुलाकात होंगी। द पीएम विजिटिंग सोलच EMU to southern Germany on June 26 and 27 for the G7 summit, a grouping of the world 7 richest nation। विश्व की 7 जो शक्तिशाली कह सकते हैं, शक्तिशाली और संपन्न जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के साथ मोदी जी का बैठक होने वाली है। ये संपन्न और प्रभावशाली राष्ट्र कहे जाते हैं 21वीं शताब्दी में। और इन सभी का समिट जो है G7 समिट के नाम से जाना जाता है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जापान गए हैं इसी समिट में गेस्ट अपीयरेंस के तहत, यानी कि अतिथि के रूप में, अतिथि आमंत्रित अतिथि के रूप में गए हुए। कहाँ? तो जापान। यह वही जापान का वही शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा। और यही हिरोशिमा है जिसके बारे में आप लोगों ने विश्व युद्ध के दौरान की खबरें पढ़ी होंगी, या विश्व युद्ध जब पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने ये जाना होगा। 6 दिसंबर 9 दिसंबर जो भी है आप लोग सभी जानते हैं। Hours before his departure, Germany on the 2-day visit attend to G7 summit to special invitee
Prime Minister Narendra Modi Saturday evening said that during the session of summit will be exchanging view with the G7 countries. क्लियर से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस लिए और क्यों बुलाया गया है और क्यों जाया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि G7 एक्चुअल में है क्या। देखिए, हमारा करंट न्यूज के साथ साथ में इस प्रकार से टॉपिक पर पकड़ना बहुत ही जरूरी है, आपका भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं लेके चलेंगे, बैकग्राउंड को अगर नहीं जानेंगे, तो जीएस के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करंट के साथ साथ में जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम G7 की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रुप 7 है क्या, ये ग्रुप 7 क्या है या G7 क्या है, जिसे ग्रुप ऑफ 7 रिचेस्ट कंट्री या पावरफुल कंट्री कह सकते हैं, जिनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं G7। इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। इस G7 में भारत नहीं है शामिल, लेकिन भारत जो है इस बार G7 का गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये गेस्ट के रूप में उन्होंने आज अपीयरेंस हुआ है, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी नहीं, जापान के हिरोशिमा शहर में, हिरोशिमा में यह जो है आपका मीटिंग होने वाली है। और हिरोशिमा के लिए कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी जा चुके हैं। ये जो देश हैं, इन देशों का वैल्यू क्या है, इसे आप इस बातों से भी समझ सकते हैं कि इन देशों का क्या वैल्यू है। यह समूह खुद को क्या कहता है, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय माना जाता है। कौन, G7। G7 को क्या कहा जाता है, मूल्यों के आधार पर या मूल्यों को आदर करने वाला एक समुदाय है। यानी कि यह ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप का कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज हाई है। कम्युनिटीज ऑफ वैल्यूज क्या है, हाई है। और इसके कुछ सिद्धांत भी है, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास। यानी कि ये लोग एक अपना थीम लेके ग्रुप 7 बनाए हैं। जिस ग्रुप 7 का जो थीम है, उस थीम के अंतर्गत आ जाता है आपका क्या, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, और डेमोक्रेसी आ जाते हैं, लॉ ऑफ नेशंस आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये लोग बात करते हैं G7 के जो देश हैं। यानी कि G7 में वैसे सारे काम होते हैं जो एक समृद्ध राष्ट्र को करना चाहिए। आप आए दिन आजकल के दौर में ये चीज आपको देखने को मिलता होगा कि जब पैसे आने लगते तो लोग समाज सेवा की ओर बहुत ज्यादा कदम उठाते हैं। ऐसा ये नहीं है कि मतलब समाज सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है ना, मन में थोड़ा सा तसल्ली आती है कि चलिए हमने जो कमाया इसका समाज के प्रति कुछ देनदारी है जो उसे मैं निभा पा रहा हूँ। और ये चीजें हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 समृद्धशाली देश हैं जिनका अर्थव्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। लेकिन समझेंगे थोड़ा सा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अभी स्थिति बहुत ही डामाडोल है। लेकिन फिर भी हम लोग उस बातों को नहीं जानते हुए हम लोग देखेंगे कि ये जो समुदाय है, इस समुदाय का अपना क्या है, एक वैल्यू है। यानी कि कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज जो है, यह बात जो करती है, यह इस समुदाय का आदर्श वाक्य के रूप में जाना जा सकता है। अभी ये समिट कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये जानेंगे, क्योंकि इसमें फ्रांस है और अभी देखेंगे कि अभी एक युद्ध भी चल रहा है, एक युद्ध भी चल रहा है, उससे रिलेटेड बातें होंगी। और एक तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, दोनों पर ही गहन चर्चा होगी और हम लोग इस पर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें हमारे इंपॉर्टेंट रोल, क्या क्या हो सकता है हमारे क्वेश्चंस के बारे में।
शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1975 में। यानी कि प्रारंभ में कितने देश थे? 6। पहली बैठक कब हुई? तो 1975 में। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर बात की गई। और कभी भी इस प्रकार के संकट आ जाते हैं तो उसका संभावित जो समाधान होगा उसके बारे में बात की गई है। और अगले साल कनाडा में इस समूह में शामिल हो गया। कनाडा को इस समूह में शामिल किया गया। कनाडा जो है अंत में शामिल होने वाला देश कहा जा सकता है G7 में। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामले में चर्चा करने के लिए साल में एक बार मिलते हैं। G7 के जो नेता हैं और जो उनके नौकरशाह यानी कि डेमोक्रेट्स या आप ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं उसको, ब्यूरोक्रेट्स एंड डेमोक्रेट्स, हाँ दोनों ही बात बोल सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स एंड डेमोक्रेट्स जो है दोनों ही एक बार साल में बैठक में भाग लेते हैं और प्रत्येक सदस्य देश को बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। यह समिट जो है 2 दिवसीय है और वार्षिक शिखर सम्मेलन का मेजबानी की तरह है। 2 दिवसीय यह सम्मेलन होता है और दोनों दिन का यहाँ पर बात की जाती है। और यही 2 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन है, इसी शिखर सम्मेलन का इस बार जो है आपका हिरोशिमा में यह शिखर सम्मेलन हो रहा है। कितना प्रभावशाली है यह G7, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो G7 का लोग बहुत सारे चीजों के लेके आलोचना भी करते हैं और बहुत सारी चीजों में इनकी तारीफ भी की जाती है। G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि इस समूह का जो सफलताओं का दावा है वह बहुत हाई है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यह जो आपका G7 है ये ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसके चलते इसको हम लोग तारीफ करें या इसको हम लोग तारीफ के नजर से देखें। कहते हैं कि G7 कहता है कि हमने एड्स, टीबी, मलेरिया इन सभी को से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर हमने क्या किया है? समाधान निकाला है और सभी को हमने मदद किया है। 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की हमने जान बचाई है। कौन कर रहा है? तो G7 कर रहा है। लेकिन फिर भी लोग इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं G7 ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण जो है इसका नाम किया जाए। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके चलते इनका नाम किया जाए। लेकिन 2016 में पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने के बाद इसका भूमिका बहुत ज्यादा था और इस कारण से उस दौरान जो पेरिस जलवायु समझौता 2016 लागू किया, इसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई। लेकिन एक कंट्रोवर्सी वहां पर भी हुई। इस समझौता में जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला था वो इन्हीं G7 के ही एक दोस्त थे जिनका नाम है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने इस समझौते में अपने आप को नहीं रखा और अलग कर दिया। तो G7 देशों में 7 में से 6 ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका जलवायु परिवर्तन वाले जो समझौता था इस पर अपने आप को अलग रखना उचित समझा और इन्होंने अलग ही रहा। और यही कारण है कि अमेरिका का जो है रोल हमेशा से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रह जाती है और चेंज होते रहती है। जहां उनको फायदा नहीं दिखेगा अमेरिका वहां पर कदम नहीं रखेगा। आज मोदी जी के बारे में बहुत तरह तरह के बातें करने लगते हैं और तुरंत फिर सरेंडर भी हो जाते हैं। ये अमेरिका है। यह उनका 49वां शिखर सम्मेलन है और यह सम्मेलन कहाँ है? जापान के हिरोशिमा है। 49th शिखर सम्मेलन है ये और यह जापान के हिरोशिमा में है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को इसी हिरोशिमा में, 6 अगस्त 1945 में इसी हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था, जो पहला परमाणु बम था, और 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा बम गिराया गया था। परमाणु बम का पहला प्रयोग जिस जगह पे हुआ था उसी जगह पर आज अमेरिका जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा है। यानी कि जापान ने कितना दिमाग लगाया कि युद्ध की विभीषिका को दिखाना, युद्ध की विभीषिका को देखना है तो उस जगह पे जाओ
जिस जगह पे युद्ध का प्रभाव आज भी दिख रहा है। यानी कि इन्होंने तब हिरोशिमा का एक खास प्रतीकात्मक महत्व रहा था, और G7 इस प्रतीक के जरिए कितना घेरे में आ पाएगा, इसे सभी विश्लेषक अपने अनुसार विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ कई तरह के विवाद हैं, और इन विवादों को लेके भी ये मीटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। पहला है कि अगर देखिएगा, सुनिएगा, चीन के साथ जो अमेरिका में ऋण है, चीन के साथ जो संबंध विच्छेद है, यह भी मामला छाया हुआ रहेगा। चीन के साथ भारत के रिश्ते, ये भी छाया हुआ रहेगा। और चीन के साथ में जो मुद्रा पॉलिसी है चीन की, या आप बोल सकते हैं निर्यात पॉलिसी है, उस मामले पर यहाँ पर बातें होंगी। दूसरी बात है कि जो अमेरिका पर अभी डेब्ट है, यानी कि कर्ज है। अभी जानिएगा कि अमेरिका की कर्ज इतनी ज्यादा है, भारत से भी ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है देश है अमेरिका, लेकिन वो अपने आप को स्थिर करके रखा है। आज अगर सीनेट उसका अगर नहीं बढ़ाता है कर्ज लेने की सीमा को, हर सीनेट के दोनों जो सदन नहीं बढ़ाते हैं कर्ज लेने की सीमा को अमेरिका का, तो अमेरिका भी का भी हाल श्रीलंका जैसा होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। और आप देखेंगे उसका न्यूज भी हम ही लोग बनाएंगे, यहीं पे बनेगा उसका न्यूज भी, और हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर क्या है, ऋण सीमा में अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों का समझौता अगर नहीं हुआ तो अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा और ऋण चुका पाने में असमर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो वित्तीय व्यवस्था है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हम जो G7 का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य क्या होता है, यहां पर देखेंगे जो लिखा है कम्युनिटी ऑफ वेल्थ में, किसके ग्रुप ऑफ सेवेंस जो है यह विश्व की विकसित है, जो समृद्धि की बात करती है और सतत विकास के, इसका प्रमुख सिद्धांत जो है वह क्या है, सतत विकास है। और इसी कारण से अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो इससे पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वह हिल जाएगी। और इसी व्यवस्था को जो हिल जाएगी तो इससे किस प्रकार से उभरा जाए, ये सारी बातें G7 की इस बैठक में अवश्य होगी। और चलिए, हमारे मोदी जी भी इसके गवाह रहेंगे, और G7 के बैठक में चूंकि उनको भी आमंत्रित किया गया है तो वे भी हिरोशिमा शहर में हैं अभी। धन्यवाद, जय हिंद।